Stability order. डिक्रीजिंग के एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग KB,
तो बेसिकली हम लोग प्लस आई और माइनस आई ये दोनों इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके। उनका एप्लीकेशन या उसका इफेक्ट हम लोग अब देखेंगे दूसरे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उस पर, जैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करना, एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना, बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना। ठीक, तो पिछले क्लास में मैंने ये बता दिया था ना, स्टेबिलिटी का कुछ बताया था क्या पिछले क्लास में? इनवर्सली और एसिडिक स्ट्रेंथ का बताए थे? है ना? चलो ठीक है, सवाल के थ्रू समझ जाना। चलो बताओ पहले का। तो हम लोग सबसे पहले तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज का रेफरेंस ले लेंगे, है कि नहीं, और इस पे बाकी दूसरे ग्रुप का हम लोग इफेक्ट देखेंगे। तो यहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं है कि नहीं। यहां पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, एक CH3 का प्लस आई, यहां पर 2 CH3 का प्लस आई, यहां पे 3 CH3 का प्लस आई। तो प्लस आई पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ही घटाएगा? तो प्लस आई मैंने इलेक्ट्रॉन भेजना है कि नहीं। जितना ज्यादा प्लस आई जाएगा, जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा, उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर जाएगा, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम, और चार्ज हमेशा कम होता है तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इस पे लग रहा है, समझ आ रहा है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी यहां पे सबसे कम हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, या बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अगर कोई माइनस आई वाला ग्रुप रहता तो इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण यहां पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता, बढ़ने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती। तो जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा उतना अनस्टेबल होगा कार्बोकैटायन। क्लियर है? सेम कार्बोनाइल में अगर हम लोग कार्बन का नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोग रेफरेंस ले रहे, बाकी का ग्रुप का इफेक्ट देखें तो एक का प्लस आई लग रहा है, यहां पे दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है। मैंने इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भेजने से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम। देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी लाइक दिस। सो वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई जितना ज्यादा लगेगा स्टेबिलिटी उतना ही कम, माइनस आई जितना ज्यादा लगेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। ये समझने में कोई दिक्कत? ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? अगला, एक तरफ से प्लस आई, दो तरफ से प्लस आई, सॉरी तीन तरफ से प्लस आई, और यहां पे दो तरफ से प्लस आई। जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा डायरेक्शन से प्लस आई लगे उतना ज्यादा प्लस आई लगेगा। तो प्लस आई हमेशा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इसलिए 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। अगला, सारे के सारे मिथाइल कटायन है, लेकिन हमें पता है कि डी का प्लस आई लगता है। जितने ज्यादा डी लगते चले जाएंगे प्लस आई उतना लगेगा और स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का बढ़ते चला जाएगा। अल्टीमेटली दिस विल बी द प्लस आई ऑर्डर एंड दिस विल बी द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगले में कार्बोकैटायन रेफरेंस डिस्टेंस ऑफ द ग्रुप इज सेम, रिलेटिव पावर NO2 क्या शो करता है? माइनस आई, साइनाइड माइनस आई, F माइनस आई कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी घटाएगा, माइनस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन घटाएगा। सबसे ज्यादा माइनस आई कहां लग रहा है? पहले में, इसलिए सबसे कम स्टेबल। इन दोनों में माइनस आई कहां ज्यादा लग रहा है? साइनाइड का, इसलिए सेकंड लेस स्टेबल, 3 सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर? क्लियर? अगले, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले पता करो एसिडिक साइट कहां है। एसिडिक साइट इज दिस एंड दिस विल बी टेकन एज अ रेफरेंस। यहीं से H+ निकलने वाला है। हर जगह देख रहे हैं कि माइनस आई लग रहा है कि नहीं? और माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो रेफरेंस में एसिडिक साइट है, एसिडिक साइट, ठीक, अगर कोई प्लस आई करके इलेक्ट्रॉन भेजा तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर एसिडिक साइट में अगर कोई माइनस आई लगा के इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
बताओ कहां से H+ निकालना आसान रहेगा? पॉजिटिव से पॉजिटिव निकालना आसान है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना डिफिकल्ट। तो यहां से H+ डिफिकल्टी से निकलेगा, यहां H+ आसानी से निकलेगा। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते? एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब चेक कर, रेफरेंस से थर्ड कार्बन पे, रेफरेंस से थर्ड कार्बन पे, रेफरेंस से सेकंड कार्बन पे सबसे ज्यादा -I कहां लग रहा है? जो क्लोजर है वही स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा -I लग रहा है पहले में, therefore फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन। अब डिस्टेंस हो गया सेम, सेम डिस्टेंस पे मल्टी ग्रुप, सिंगल ग्रुप, -I यहां ज्यादा लग रहा, therefore एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 3 greater than 2। समझने में कोई दिक्कत? क्लियर? अगला, so take the COOH as a reference. Now see the difference of this carbon and this carbon. This is more electronegative carbon, more -I, more -I, more acidic strength. समझ में आ रहा? क्लियर है? अगले में CHF3 CHCl3। तो ध्यान देना, 3 फ्लोरीन, नो डाउट बहुत ज्यादा -I लगा रहा, H निकलेगा, यहां से भी H निकलेगा, लेकिन यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग नहीं बताएंगे। जब भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड का एलिमेंट में कंपैरिजन आए तो थोड़ा डाउट करना, d ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग। अगर इसका H+ हटाए तो CF3-, इसका H+ हटाए CCl3-, Cl के पास वेकेंट d ऑर्बिटल, लेकिन F के पास नो वेकेंट d ऑर्बिटल, यहां हो जाएगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। अगर इन दोनों कॉन्जुगेट में बोले कि कौन ज्यादा स्टेबल, CCl3- इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। इफ इट इज मोर स्टेबल देन इट विल बी अ वीक बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, H+ हटाए नेगेटिव चार्ज, H+ हटाए नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज का हो गया बैक बॉन्डिंग। सल्फर का वेकेंट d ऑर्बिटल, जब भी सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में कंपैरिजन आ जाए हमेशा बैक बॉन्डिंग का ध्यान रखना। सल्फर के पास वेकेंट d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास नो वेकेंट d ऑर्बिटल, यहां भी होगा बैक बॉन्डिंग। इसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल, इसका कॉन्जुगेट वीक बेस, तो एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जब बैक बॉन्डिंग लग जाए वहां इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं, बैक बॉन्डिंग से हम लोग डिसाइड करेंगे, कॉन्जुगेट बेस में बैक बॉन्डिंग। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसे समझो कि मान लो अब मेरा बेसिक साइट है, बेसिक साइट मतलब H+ गेन करने वाला साइट। अगर कोई +I करके यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, H+ और अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? H+ आसानी से अट्रैक्ट होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देयरफॉर वी कैन से बेसिक स्ट्रेंथ directly proportional to +I effect, inversely proportional to -I effect। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नोट करते चले जाना, आता है तब भी। हम पहली क्लास में बोले थे ना कि हो सकता है तुम लोगों को कुछ चीजें आती हो, शांति से पढ़ते चले जाओ। लेकिन बताइए दोनों में कौन ज्यादा बेसिक? विच इज मोर बेसिक एंड वाई? नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक साइट, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक साइट। यहां पर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट नहीं लगाएंगे, बिकॉज एटम इज सेम बट देयर एस कैरेक्टर इज डिफरेंट। एटम इज सेम बट देयर हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर इज डिफरेंट। डिसाइड बाय एस कैरेक्टर। व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ? डोनेटिंग लोन पेयर। जो लोन पेयर आसानी से दे दिया वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो लोन पेयर आसानी से नहीं दिया वो वीक बेस। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा जोर से पकड़ेगा लोन पेयर को, आसानी से नहीं देगा, इसलिए पहला ज्यादा बेसिक दूसरे से। क्लियर?
इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ, टेक द रेफरेंस इज NH2, Cl क्या शो कर रहा है? -I, F क्या कर रहा है? -I, NO2 क्या कर रहा है? -I, दो ब्रोमीन दो साइड से क्या कर रहा है? -I। हमें पता है कि -I विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा -I कहां लग रहा है? सबसे ज्यादा -I कहां लग रहा है? एक फ्लोरीन डिस्टेंस पे कि दो फ्लोरीन बराबर डिस्टेंस पे? दो फ्लोरीन बराबर डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा -I, तो सबसे बड़ा डेल्टा प्लस रेफरेंस पे। उसके बाद इन तीनों में योर रेगुलर क्लास एज ऑन 26/1 सबसे ज्यादा -I कहां लग रहा है? यहां पर सबसे ज्यादा -I अब इनमें लग रहा है, तो मतलब कितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज, इससे छोटा, लेकिन इन दोनों में इसका -I ज्यादा है, ये बड़ा और ये सबसे छोटा, डिस्टेंस ज्यादा। डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? सबसे आसानी से H+ कौन गेन करेगा? सबसे आसानी से कौन H+ गेन करेगा? जहां कम पॉजिटिव चार्ज है वो आसानी से H+ गेन करेगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? फिर कौन हो गया? 1, फिर कौन हो गया? 2, और लास्ट में कौन हो गया? 4। क्लियर? अगले में नाइट्रोजन का लोन पेयर, बेसिक साइट, एटम इज सेम बट देयर एस कैरेक्टर इज डिफरेंट, डिसाइड बाय एस कैरेक्टर। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देगा, सबसे आसानी से देगा ये। देयरफॉर 3 greater than 2 greater than 1। कार्बन अगला, विच इज मोर बेसिक एंड वाई? है रेजोनेंस में आ रहा है। चलो, हमको रेजोनेंस नहीं आता है, हमें रेजोनेंस नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। इसको भी H+ दे दे, इसको भी H+ दे दे। H+ देने के बाद बन जाएगा EtNH3+, और इसको H+ दे देंगे तो बन जाएगा PH, बेंजीन रिंग NH3+। अब तो रेजोनेंस खत्म हो गया, अब तो रेजोनेंस खत्म हो गया। अब लेंगे इन दोनों को रेफरेंस, इथाइल +I, बेंजीन रिंग -I। यहां पॉजिटिव चार्ज नेट बढ़ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां नेट बढ़ गया तो यहां से H+ निकलना आसान, यहां से H+ निकलना डिफिकल्ट। जहां से H+ निकलना आसान वो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये बेस इज अ वीक बेस। आगे हेडिंग लिखो, रेजोनेंस, नोट करो, whenever we cannot draw the true structure of any molecule, whenever we cannot draw the true structure of any molecule, whenever we cannot draw the true structure of any molecule, whenever we cannot draw the true structure of any molecule, or any structure of the molecule, or any structure of the molecule cannot explain all the properties of it, or any structure of the molecule cannot explain all the properties of it, or any structure of the molecule cannot explain all the properties of it, then we say the molecule exhibit resonance. Then we say the molecule exhibit resonance. जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं,
या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो पूरा का पूरा उसका प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग ये कह देते हैं कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। देन वी से दैट द मॉलिक्यूल एग्जिबिट रेजोनेंस। वेरी सिंपल। जैसे बेंजीन के बारे में पता चला कि उसका बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन आर आइडेंटिकल। बेंजीन के बारे में पता चला कि बेंजीन डज नॉट बिहेव लाइक नॉर्मल अल्कीन। बेंजीन डज नॉट बिहेव लाइक नॉर्मल अल्कीन। बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम है, ये बात हमें पहले पता चला। ठीक है भाई, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता किया गया। मान लो यूडियोमेट्री लगा के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा लिए C6H6। अब हम C6H6 का स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश किए, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं C6H6 का, जैसे ये बना दिए या मान लो हम लोग ये बना दिए, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं C6H6 का, वो बेंजीन का ये दोनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी है, तो दोनों का लेंथ बराबर कैसे हो सकता है? हमें दिख रहा है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड है, तो फिर वो अल्कीन जैसा बिहेवियर क्यों नहीं रखता है? डबल बॉन्ड मतलब कि अल्कीन वाला बिहेवियर होना चाहिए। तो वेनेवर एनी स्ट्रक्चर ड्रॉन कैनॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट, या बोलो कि आप उस मॉलिक्यूल का करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो, देन वी से द मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स रेजोनेंस। हम लोग बोलेंगे कि बेंजीन में रेजोनेंस है। अब ये रेजोनेंस क्या है वो तो हम बताएंगे। जब भी किसी मॉलिक्यूल का हम लोग ट्रू स्ट्रक्चर पेन पेपर पे नहीं बना पाते, देन दैट मॉलिक्यूल डेफिनेटली एग्जिबिट्स रेजोनेंस। नाउ आगे लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन? Whenever a pair of electron is shared only between two atoms, whenever a pair of electron is shared only between two atoms, whenever a electron pair is shared, whenever a electron pair is shared only between two atoms, then we say the pair is localized. Then we say the pair is localized. Then we say the pair is localized. जैसे A bonded to B, बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा A और B के बीच में ही पाया जाएगा। दो ही एटम के बीच में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए ही रहेगा। तुरंत बोलेंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज अ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, आई कैन ऑलवेज लोकेट इट, इट इज अ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, I can always locate it. It remains always in between A and B. Suppose carbon bonded to OH, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर हमेशा ऑक्सीजन पे ही रहता है और कहीं नहीं मूव करता। लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर, जब भी कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो दो एटम के बीच में हमेशा शेयर्ड पाया जाता है, या जब भी कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा लोन पेयर की तरह एक ही एटम पे पाया जाता है, उसे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाउ व्हाट इज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, whenever the pair of electron is shared between more than two atoms, whenever the pair of electron is shared between more than two atoms, whenever the pair of electron is shared between more than two atoms, whenever the electron pair is shared between more than two atoms, it is called delocalized electron. It is called delocalized electron. It is called delocalized electron. जैसे मान लो A बॉन्डेड टू B बॉन्डेड टू C है, कुछ देर के लिए मेरे को ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर A और B के बीच में है, लेकिन फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद ऐसा भी महसूस हो रहा है कि नहीं, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन A और B के बीच में नहीं, B और C के बीच में है। दोनों होने की पॉसिबिलिटी
वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए और बी के बीच में भी हो सकता है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सी और बी और सी के बीच में और ए और बी के बीच में भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी जब राइज कर जाए तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे इट इज अ डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन मोर देन 2 एटम्स। इस केस में जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इट इज शेयर्ड बिटवीन 3 एटम्स। क्लियर? नाउ which kind of electron can get delocalized? A high energy electron can get delocalized. A high energy electron can get delocalized. When the electron will be a high energy electron, high energy electrons are those which are subjected to less force of attraction. ध्यान देना, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है। पोटेंशियल एनर्जी घट जाने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी एनर्जी टोटल कम हो गई। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और मोस्ट कॉमन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी सिंपल, 2 न्यूक्लियस के बीच में जो क्लाउड होता है वो हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। 2 पी का ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके जब पाई बॉन्ड बनाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन या तो यहां डिनोट कर दो या तो नीचे डिनोट कर दो। पाई इलेक्ट्रॉन्स नेवर लाई बिटवीन द 2 न्यूक्लियस where the force of attraction is high. On a sigma electron the force of attraction is high because it is in between the 2 nucleus. Pi electrons are subjected to less force, therefore they are high energy electrons. लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे होता, हाई एनर्जी होने के कारण पाई बॉन्ड आसानी से टूटता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर मोबाइल इन नेचर। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर मोर रिएक्टिव इन नेचर। समझ में आ रहा? इज दिस क्लियर? Can get delocalized. Clear? Which type of electron can get delocalized? High energy electrons can get delocalized. और high energy electrons में सबसे common is pi electrons. आगे लिखो, the delocalization of pi electrons is called resonance. The delocalization of pi electrons is called resonance. The delocalization of pi electrons is called resonance. What is resonance? Resonance is delocalization of pi electrons. What was inductive effect? It was a sigma electron transmission. But what is a resonance effect? It is a delocalization of pi electrons is called resonance. pi electron का delocalization को हम लोग resonance कहते हैं। Now, तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो रेजोनेंस। क्या इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है? रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यस, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हुए देखे हो, तो क्या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है? अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घूमता तो बेंजीन छूते ही झटका मारता बेटा, नहीं मारता।
बेंजीन में इलेक्ट्रॉन अगर घूमता, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता तो बेंजीन को छूते ही झटका नहीं मारता? मारता है क्या? नहीं। रेजोनेंस में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है। बता रहे एक बात, फिजिक्स तो आता है ना, उसके बेसिस पे समझो। सही बात। अब दीदी को गणित लगा दिया। हमको फिजिक्स नहीं आता, हमको इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करने से करंट डेवलप होता है, बस हमको इतनी पता है। उसी के बेसिस बोले छुएंगे तो झटका मारेगा, इसलिए नहीं मारता। मैंने रेजोनेंस में एक लाइन में समझो कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता। रेजोनेंस में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, आखिर रेजोनेंस है क्या? तो देखो, हम लोग करेक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं बना पा रहे, करेक्ट स्ट्रक्चर तो उस मॉलिक्यूल का नहीं बना पा रहे। ठीक है, मान लो बेंजीन है, तो हम बोले बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बताओ, तो एक आदमी ने एक स्ट्रक्चर बना के दिया जो सेटिस्फाई कर रहा है C6H6। फिर दूसरे ने दूसरा स्ट्रक्चर बना के दिया, तीसरे ने तीसरा स्ट्रक्चर बना के दिया। उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर प्रपोज हो रहा है, एक एक करके हम दे रहे। हो सकता है हम एक ही मॉलिक्यूल का 4 स्ट्रक्चर दे दिए, 4 आदमी ने 4 स्ट्रक्चर दिया, समझ आ रहा? अब ये चारों स्ट्रक्चर को एक के बाद एक देखने से ऐसा महसूस होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जैसे पहला बेंजीन का देखें और दूसरा बेंजीन का देखें तो लगा कि पाई बॉन्ड क्या हुआ, घूम गया। वो देखने में लगता है, लेकिन एक्चुअली दे आर द स्ट्रक्चर विच हैज बीन proposed by some persons, ऐसे समझना है। अब फाइनली क्या करेंगे? कोई स्ट्रक्चर तो करेक्ट है नहीं, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो चारों स्ट्रक्चर को हम लोग मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। बात समझ में आ रहा है? दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंटेन्स ऑल द स्ट्रक्चर्स मिक्स्ड अप, सारे इंफॉर्मेशन को मिक्स करके हम लोग एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और उसी को हम लोग बोल देते हैं कि एक्चुअल मॉलिक्यूल ये है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कोई भी बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्लियरली या सिग्मा बॉन्ड क्लियर नहीं दिखता, वहां पार्शियल पाई का कंसेप्ट है। खैर, ऑर्बिटल अप्रोच फॉर रेजोनेंस, ऑर्बिटल अप्रोच फॉर रेजोनेंस, वेरी सिंपल। हम सिंपल एग्जाम्पल बेंजीन का लेके हम चल रहे, बेंजीन का लेके चल रहे। बेंजीन का मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, बट व्हाट इज एक्चुअली रेजोनेंस? वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द ऑर्बिटल अप्रोच। बेंजीन का 6 कार्बन, सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 का मतलब एक s और 2 p तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, और एक प्योर p बचा हुआ है sp2 प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, हर कार्बन के पास प्योर p ऑर्बिटल बचा होगा, हर कार्बन के पास प्योर बचा होगा, हर कार्बन के पास प्योर p ऑर्बिटल बचा है। ठीक, बिल्कुल पैरेलल p ऑर्बिटल्स आर लेफ्ट। ये सारे p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे, कोप्लेनर होंगे, एंड दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये इसके ही पैरेलल है और ये इसके ही पैरेलल है। ठीक, मान लो हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस ऐसे हम दे दिए हर एक को। हमें पता है कि बेंजीन में टोटल 6 पाई के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, प्लस माइनस करके हम दे दिए। अब बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, एक ने कहा कि यहां ओवरलैप हुआ, यहां ओवरलैप हुआ और यहां ओवरलैप हुआ, पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया गया वो प्रपोज किया गया इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड और इधर पाई बॉन्ड। लेकिन ये तो 50% प्रोबेबिलिटी है। अरे तुम खुद ही सोचो कि एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के बगल में 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं, तो ओवरलैप होने की प्रोबेबिलिटी इधर भी है और इधर भी है। क्या एक ही तरफ प्रोबेबिलिटी होगा? नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप इज ऑन बोथ साइड। सो अनदर पर्सन कैसे, ओके, इधर भी ओवरलैप हो सकता है, इधर भी ओवरलैप हो सकता है, इधर भी ओवरलैप हो सकता है, पाई बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है। तो ठीक है, बेस्ड ऑन द सेकंड प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिए कि यहां पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड और इधर पाई बॉन्ड। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? अगर एक साथ p ऑर्बिटल एक लाइन में खड़े हो जाएं,
तो एक प्रोबेबिलिटी से ओवरलैप तो होगा ही होगा। ऐसे मान लो 4 p ऑर्बिटल एक साथ खड़े हो गए, ये पाई बॉन्ड दिया, ये पाई बॉन्ड दिया, नहीं दूसरा बोला कि ये नहीं, ये वाला ओवरलैप हो गया, पाई बॉन्ड दिया, ये भी तो होने की संभावना है। जब भी ऐसी संभावना बन जाए किसी भी मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। वी आर नॉट श्योर कि एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन कौन से दो एटम के बीच में है। पाई इलेक्ट्रॉन ये दोनों एटम के बीच में भी हो सकता है, ये दोनों एटम के बीच में भी हो सकता है। दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग डीलोकलाइज्ड। होता क्या है कि एक्चुअल में बेंजीन में ये सारे पी के ऑर्बिटल ओवरलैप किए रहते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल में जितने भी पी ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे एक साथ पार्शियल ओवरलैप, इधर भी और इधर भी, सारे के सारे पार्शियल ओवरलैप किए हुए रहते हैं। कहने का मतलब बेंजीन रिंग के ठीक ऐसे ऊपर आप इमेजिन कर सकते हो कि एन्यूलर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, बिल्कुल एन्यूलर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। बात समझ में आ रहा? सारे के सारे पी ऑर्बिटल एक्चुअली में ओवरलैप किए हुए हैं और ऊपर रिंग के ठीक ऊपर एन्यूलर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? तो ये जब कंडीशन अराइज कर गया तो ये सारे पी के ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप करेंगे और हमें यह बताना मुश्किल पड़ जाएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कौन से दो एटम के बीच है। तो हम कह देते हैं कि ऑल द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग आर delocalized. They are not fixed, they are delocalized. Pi electrons can be here, 50% probability, can be here, 50% probability. तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो दिया गया, the structure is based on probability, but they are not the actual structure. Actual structure is overall overlap between all the pi orbitals giving like an annular pi electron cloud. Annular pi electron cloud which is present over the benzene ring system. अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के बैठे हो कि बिना केमिकल बॉन्डिंग का बैठे हो? पढ़े हो ना? डायगोनली ओवरलैप करोगे, 5% भी एग्जिस्ट नहीं करता वो, एंगल स्ट्रेन के वजह से। ये दोनों का ओवरलैप करा रहे हो ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम। एडजेसेंट पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर गेटिंग डीलोकलाइज्ड। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर जो दिया गया बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, दे आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स। दे आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स, या कहते हैं हम लोग उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसे कहते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नोट करो, दैट स्ट्रक्चर that structure which contains localized bonding, that structure which contains localized bonding. localized bonding मतलब क्या? मेरे को क्लियर दिख रहा है कहां सिग्मा बॉन्ड और कहां पाई बॉन्ड है। that structure which contains localized bonding but cannot explain the property. that structure which contains localized bonding but cannot explain the property. that structure which contains localized bonding and cannot explain the property of the molecule are called theoretical structure, are called theoretical structure or resonating structure or canonical form. that structure which contains localized bonding, that structure which contains localized bonding but cannot explain the property are called theoretical structure or resonating structure or canonical form.
None of the canonical form is the true structure of the molecule. None of the canonical form are the true structure of the molecule. None of the canonical form are the true structure of the molecule. It is drawn based on probability of overlap. 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 बोलेंगे 50% probability है कि overlap ऐसा हो सकता है, 50% probability है कि overlap ऐसा हो सकता है. These two are canonical forms of the benzene ring. That two are resonating structure of the benzene ring. They are not a true structure of the benzene ring. They are theoretical structure of the benzene ring. Theoretically benzene ऐसा होना चाहिए था, लेकिन benzene actually ऐसा नहीं होता है. ये कैनोनिकल फॉर्म 100% इंफॉर्मेशन एक्चुअल बेंजीन के बारे में नहीं दे पा रहा. कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दे पा रहा है. दे आर थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर, प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर, दे आर इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, दे आर ड्रॉन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. आगे लिखो, दैट स्ट्रक्चर विच कंटेन्स डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग. That structure which contains delocalized bonding, that structure which contains delocalized bonding, but can explain the properties of the molecule. That structure which contains delocalized bonding, that structure which contains delocalized bonding, but can explain the property of the molecule is called resonance hybrid. Is called resonance hybrid. That structure which contains delocalized bonding but can explain the property of the molecule is called resonance hybrid, or the true structure. Or the true structure. Resonance hybrid को ही हम लोग true structure बोलते हैं. जैसे, what is the true structure of the benzene? Okay, this is the true structure of the benzene, which says that हर कार्बन के बॉन्ड, ये पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर 100% नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 इलेक्ट्रॉन मिलके 6 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना दे? नहीं ना. तो ये 6 ही इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन रिंग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट अ मूवमेंट. It is distributed like an electron cloud over the benzene ring. तो जब भी हम कोई भी कार्बन का बॉन्ड देखेंगे, अगर हर जगह ओवरलैप हो गया तो कोई भी कार्बन का बॉन्ड देखो वो तो आइडेंटिकल ही हो गया ना, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग बेंजीन में हमेशा एक रिंग बना देते हैं. बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस, नॉट दिस वन, एंड दिस रिंग रिप्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर रिंग. तो अब अगर हम इन दोनों बॉन्ड को देखें या इन दोनों बॉन्ड को देखें तो बॉन्ड लेंथ क्या आना चाहिए? आइडेंटिकल, बिकॉज द बॉन्ड इज आइडेंटिकल. सो दिस स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेनिंग वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बेंजीन रिंग, दैट कि बेंजीन में हर कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सेम होता है. जब यहां पर 100% पाई बॉन्ड ही नहीं रहा बेटा, तो ये अल्कीन का क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? कुछ नहीं. 100% पाई बॉन्ड होता तो ही अल्कीन का प्रॉपर्टी आ पाता. तो दैट स्ट्रक्चर which can explain the property of the molecule but contains delocalized bonding. इसका क्या मतलब है? बॉन्डिंग लोकलाइज्ड ही नहीं है. इसका मतलब है कि बॉन्डिंग लोकलाइज्ड है. पाई बॉन्ड क्लियर दिख रहा है कि कहां है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड, बॉन्डिंग इज डीलोकलाइज्ड. एक सर्कल बना देना मतलब कि बॉन्डिंग इज डीलोकलाइज्ड. सच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. अब देखो, हर मॉलिक्यूल के लिए जिसमें रेजोनेंस है उसमें कैनोनिकल फॉर्म प्रपोज किया जाता है. हो सकता है 2, हो सकता है 4, हो सकता है 10 कैनोनिकल फॉर्म आया. हर कैनोनिकल फॉर्म का इंफॉर्मेशन को मिक्स करके हम लोग हाइब्रिड तैयार कर लेते हैं. अगर 50% ऐसा है 50% ऐसा है तो दोनों इंफॉर्मेशन को मिक्स करो. मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कह रहा है कि इन बीच में डबल बॉन्ड. तो जब हम मिक्स करेंगे तो इट विल बी नाइदर अ सिंगल बॉन्ड नॉर बी अ पाई बॉन्ड, इट विल बी समवेयर इन बिटवीन.
ड्यू टू डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस partial pi bonds are formed. Partial pi bonds lie between 100% single bond and 100% double bond. In between character. Bond length का ऑर्डर हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन पार्शियल पाई ग्रेटर देन डबल बॉन्ड. पार्शियल पाई मतलब थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया. अगर ये p ऑर्बिटल, ये पर्टिकुलर p ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैप कर गया, इधर भी ओवरलैप कर गया, दोनों तरफ अगर ओवरलैप किया हुआ है पार्शियली, तो न तो पाई बॉन्ड कंप्लीट इधर बना है, न तो इधर बना है, पार्शियल पाई बना है. समझ आ रहा? बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सिंगल लेस देन, पार्शियल पाई लेस देन, डबल बॉन्ड. बॉन्ड ऑर्डर सिंगल का कितना बोलते? 1. बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड का कितना बोलते? 2. लेकिन बॉन्ड ऑर्डर पार्शियल पाई का कितना बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, इन बिटवीन 1 and 2. Bond order represent the number of effective bonds between the two atoms. So partial pi का मतलब not 1.5, 1 और 2 का बीच का 1.5 नहीं, it will be anywhere in between 1 and 2. So due to resonance, partial pi bond gets formed. Due to resonance, partial pi bond gets formed, and partial pi lies somewhere in between single bond and double bond. Clear? Pi electrons are of two types: real pi, differential pi. Pi electrons are of two types: real pi, differential pi. रियल पाई, रियल डबल बॉन्ड, रियल ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई आता है, पाई बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रियल पाई. एंड डिफरेंशियल पाई का लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर. नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर, लोन पेयर, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन के कैटेगरी में ही आता है. एंड दे आर कॉल्ड डिफरेंशियल पाई. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेट्स डीलोकलाइज्ड. ये तीनों का एनर्जी क्या है? हाई है. और एनर्जी का ध्यान रखना, एनर्जी का ऑर्डर नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ग्रेटर देन, लोन पेयर ग्रेटर देन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला पाई. सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास? इस पाई इलेक्ट्रॉन के पास, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर के पास. जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा डीलोकलाइज होने का टेंडेंसी. तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन इसका होता है, उसके बाद इसका होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड का होता है. तो आगे चल के पढ़ोगे कहां रेजोनेंस ज्यादा, कहां रेजोनेंस कम. तो जहां नेगेटिव चार्ज वहां रेजोनेंस ज्यादा, जहां पाई बॉन्ड में चल रहा है वहां रेजोनेंस कम. इज दिस क्लियर? डबल ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ. So due to resonance, partial pi bond gets formed. आगे लिखो कंडीशन फॉर रेजोनेंस. Condition for resonance. For resonance,
the presence of parallel p orbitals for resonance, the presence of parallel p orbitals with high energy electrons. For resonance, the presence of parallel p orbitals with high energy electrons, coplanar to each other, must be present. For resonance, the presence of parallel p electrons, parallel p orbitals with high energy electron in them, coplanar to each other, must be present. And this is called conjugation. And this is called conjugation. What is conjugation? Conjugation क्या है? Conjugation कुछ नहीं है. The presence of parallel p orbitals. The presence of parallel p orbitals with high energy electron in them, coplanar to each other. ये सब न्यूक्लियस है, मान ले, ये सारे न्यूक्लियस एक ही प्लेन में पैरेलल होगा और कोप्लेनर होगा, तभी ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा. दो पैरेलल चीज ऐसे भी हो सकते, ये दोनों भी पैरेलल है लेकिन इनका ओवरलैप से बॉन्ड नहीं बनेगा. बॉन्ड कब बनेगा? जब ये दोनों न्यूक्लियस एक ही प्लेन पे आ जाएं और पैरेलल रहे तो ओवरलैप होकर पाई बॉन्ड बनेगा. एक वर्ड में बोलो रेजोनेंस क्या है? एक वर्ड, रेजोनेंस इज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज बेसिकली ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स. ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स को रेजोनेंस कहते हैं. सीधा एक लाइन है. रेजोनेंस इज बेसिकली ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल. ठीक है, पैरेलल पी ऑर्बिटल अगर मॉलिक्यूल में है containing high energy electron and all the atoms containing parallel p orbitals are coplanar to each other, then the condition of resonance will happen. What is the resonance? Then the condition of confusion will happen. One will say overlap has happened like this. Another person will say the overlap has happened like this. There are two possibilities of the overlap. इन रियलिटी जब दोनों इंफॉर्मेशन को मिक्स करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि यार यहां पर क्या है कि कहीं भी 100% पाई बॉन्ड नहीं है, हर जगह पार्शियल पाई है. कंसेप्ट समझ में आ रहा? जब भी मॉलिक्यूल में ऐसा सिचुएशन बन जाए कि पैरेलल पी ऑर्बिटल एक ही प्लेन पे कोप्लेनर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाए तो वहां पर ओवरलैप की प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा हो जाती. एक पर्टिकुलर पी ऑर्बिटल के लिए इधर भी चांस है ओवरलैप करने का, इधर भी चांस है ओवरलैप करने का. इधर करा दिए तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इधर करा दिए तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा. दिस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस. एक ने एक स्ट्रक्चर दिया, दूसरे ने दूसरा पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर दिया, दोनों स्ट्रक्चर को जब हम मिक्स किए तो हाइब्रिड तैयार कर दिए. यहां पे हम बोले कि हर पी ऑर्बिटल आपस में पार्शियल ओवरलैप करके रहेगा. कहीं भी 100% सिंगल बॉन्ड नहीं है और कहीं भी 100% डबल बॉन्ड नहीं है. एवरीवेयर पार्शियल पाई कैरेक्टर विल कम. बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन. एक लाइन में लिखो, फॉर रेजोनेंस द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर. For resonance, the molecule should be planar. For resonance, the molecule should be planar. ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का कंडीशन बन जाएगा? नहीं, प्लेनर तो होना ही पड़ेगा, तभी कोप्लेनरिटी आएगी. When the molecule has parallel p orbitals containing high energy electron in them, then the condition of resonance comes, because we cannot say with 100% guarantee that the overlap इधर हुआ लेकिन इधर नहीं हुआ. हर जगह पार्शियल ओवरलैप होकर रहता है. समझ में आ रहा है? और ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. पार्शियल ओवरलैप मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज नॉट मूविंग, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. एवरीवेयर डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल बी ऑब्जर्व्ड. Not 100% single bond, not 100% double bond. Partial pi bond character will be observed everywhere. समझ में आ रहा बात? क्लियर है? ठीक है, आगे लिखो. Due to delocalization of electron, due to delocalization of electron,
ड्यू टू delocalization of pi electrons, due to delocalization of pi electrons, the pair of electron is subjected to a greater force of attraction. Due to delocalization of pi electron, a particular pair of electron is subjected to greater force of attraction. Subjected to greater force of attraction. तुम खुद ही सोच, लोकलाइज्ड पेयर हमेशा दो न्यूक्लियस के बीच में होता है और डीलोकलाइज्ड पेयर को तीन तीन न्यूक्लियस इफेक्ट डाल रहा है। ए बी के बीच में भी था, बी और सी के बीच में भी था, मतलब कि वो पेयर पे तीन तीन न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, ए बी और सी का, तीनों का, है कि नहीं? तो डीलोकलाइजेशन के कारण एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ड्यू टू विच द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ड्यू टू विच द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ड्यू टू विच द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, stability increases. Therefore we say resonance increases the stability. Therefore we say resonance increases the stability. Therefore we say resonance increases the stability. Delocalization के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाता, और हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ता है। यही कारण है कि बढ़ता है। रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हम तुमसे बोले कि ये बेंजीन, ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन, तो तुरंत तुम बोलोगे सर ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, एंड दिस इज द एक्चुअल और हाइब्रिड वी विल से। ठीक, क्या यहां रेजोनेंस है? क्या इसमें रेजोनेंस है? पक्का? क्यों? एक्यूरेट थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है। क्या यहां रेजोनेंस है? नो। क्या यहां रेजोनेंस है? नो। कहां रेजोनेंस है? बात समझ में आ रहा है? अरे ये तो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है। एक्चुअल रेजोनेंस कहां प्रेजेंट है? कहां पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है एन्युलर फॉर्म में? कहां डिस्ट्रीब्यूटेड पाई इलेक्ट्रॉन है? वो तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में है ना, है कि नहीं? इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। रेजोनेंस हाइब्रिड is always more stable than any of the canonical form, because resonance is present in the actual molecule, not in the canonical form. Resonance hybrid is always more stable than any of the canonical form. Resonance hybrid is always more stable than any of the canonical form, because resonance is present in hybrid, because resonance is present in hybrid, not in the canonical form. यही कारण है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। All the canonical forms should be of nearly same stability. All the canonical forms proposed should be of nearly same stability. All the canonical forms proposed should be of nearly same stability. जैसे मान लो हम तुम्हारे सामने एक ट्रू मॉलिक्यूल टी, बोले ये ट्रू मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर बनाओ, तो ठीक है, सब कुछ एनालिसिस कर लिए, पैरेलल पी ऑर्बिटल तुमको दिख गया, है कि नहीं? एक ने स्ट्रक्चर दिया C1, दूसरे ने स्ट्रक्चर दिया C2, तीसरे ने स्ट्रक्चर दिया C3, और हम एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं कि नहीं, जो दे रहा है वो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप है, एंड दिस इज द करेक्ट कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं?
क्योंकि मेरे को जितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी इज नियरली सेम. ऑल कैनोनिकल फॉर्म शुड बी ऑफ नियरली सेम स्टेबिलिटी, मतलब नियरली सेम पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट. रैंडमली किसी ने एक स्ट्रक्चर मेरे को दिया C4, यूं ही जब हम एनर्जी कंपेयर किए तो पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ C4 तो बहुत ज्यादा है. हम C4 को कैनोनिकल फॉर्म नहीं मानेंगे, नॉट कंसिडर्ड एज कैनोनिकल फॉर्म. क्या बोले? अगर एक बहुत कम हो गई, ये तीनों को गलत बोल देंगे. समझ में आ रहा है? और अगर एक मॉलिक्यूल का सिर्फ एक ही कैनोनिकल फॉर्म बना और वो भी सबसे कम एनर्जी वाला और दूसरा बन ही नहीं पा रहा है, नो रेजोनेंस. मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ही नहीं है. अरे रेजोनेंस अगर मॉलिक्यूल में है तो कम से कम 2 स्ट्रक्चर तो दोगे. नहीं समझे? जैसे मान लो बोले HC डबल बॉन्डेड OCH2 पॉजिटिव, ठीक है, तुम लोग पढ़ चुके हो इसलिए हम बात कर रहे हैं. पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, बट देयर इज नो रेजोनेंस. तुम इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाओगे. दूसरा जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल, एंड हाईली अनस्टेबल आर नेवर कंसिडर्ड एज कैनोनिकल फॉर्म. नो रेजोनेंस. समझ में आ रहा? All the canonical forms should be of nearly same stability, and if any other canonical form which is higher than the other, then that will be not considered as canonical form. उसे हम लोग canonical form नहीं मानेंगे. ठीक. अब ये accepted canonical form में अगर stability का order, अगर ये कैनोनिकल फॉर्म में स्टेबिलिटी का ऑर्डर नियरली सेम स्टेबिलिटी है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, नियरली सेम. पता चला कि C2 इज मोर स्टेबल देन C1, मोर स्टेबल देन C3, देन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और RS इज अ better representative of the true molecule. Out of the accepted canonical form, that structure which is most stable canonical form will be a better representative of the true molecule. अब better representative का मतलब समझो. better representative का मतलब मेरा true molecule लगभग C2 जैसा है, लगभग C2 जैसा है. या दूसरे अंदाज से समझो, ट्रू मॉलिक्यूल C2 के जैसा ज्यादा टाइम बिताता है. ट्रू मॉलिक्यूल C2 जैसा लगभग दिखता है. समझ में आ रहा? एंड दैट स्ट्रक्चर विच इज मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म विल हैव मोर वेटेड एवरेज. It will have more weighted average. More weighted average मतलब कि अगर C2 सबसे ज्यादा स्टेबल है तो C2 का वेटेड एवरेज 60%, C1 और C3 का 20% 60%, 20% मतलब 60% प्रोबेबिलिटी है कि C2 जैसा मॉलिक्यूल होगा वो ट्रू. समझ में आ रहा? C2 will represent the true molecule very closely. C2 will give the most accurate information about the true molecule. समझ में आ रहा बात? तो ऐसा हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लो ये एनर्जी का एक्सेस है, ठीक, यहां पर ट्रू मॉलिक्यूल है हाइब्रिड का एनर्जी सबसे कम, हाइब्रिड का एनर्जी सबसे कम, क्योंकि हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल. और बाकी कैनोनिकल फॉर्म का जब हम लोग एनर्जी का एनालिसिस किए सबसे ज्यादा C2 दिखा, फिर C1, C3, हो सकता है C2 यहां लाई कर रहा, C1 यहां लाई कर रहा, C3 यहां लाई कर रहा. एनर्जी एक्सेस में सबसे कम एनर्जी C2 का, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल. तो सबसे करीब यही हुआ ना. We say C2, yeah, the most stable canonical form will be a better representative of the true molecule.
better representative of the true molecule. Note karo. All the canonical form should contain the same number of total sum of the shared electron pair plus unshared electron pair. All the canonical forms should have the same number of total sum of the shared electron pair and unshared electron pair. टोटल सम सेम होना चाहिए, अलग अलग सेम नहीं होना चाहिए। मेरा यह कहने का मतलब है कि RC ट्रिपल बॉन्डेड O पॉजिटिव एंड RC डबल बॉन्डेड O कार्बन पे पॉजिटिव, अगर ये दो कैनोनिकल फॉर्म है तो मेरे को टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 1 और इधर 3 4 और इधर 5, सबको काउंट कर लिए मॉलिक्यूल में तो 5 पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 4 और 1 5। ओके, ये 5 को सेम बोल रहे हैं। अलग अलग शेड और अनशेड अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहां पर 2 पेयर अनशेड है, यहां पे 1 पेयर अनशेड है। दे में बी डिफरेंट बट द टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेदर इट इज अ शेयर्ड फॉर्म प्लस अनशेयर्ड फॉर्म शुड बी सेम। ये हर कैनोनिकल फॉर्म में ऐसा होगा। क्लियर? द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो बी सेम। नोट कर लो, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो बी सेम। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो बी सेम। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो बी सेम। जैसे मान लो हम बोले CH2 डॉट CH डबल बॉन्डेड CH2, पहला कैनोनिकल फॉर्म रेडिकल का। फिर दूसरा कैनोनिकल फॉर्म बनाया CH2CH सिंगल बॉन्डेड CH2 डॉट। और किसी तीसरे ने क्या किया कि पाई बॉन्ड को बस होमोलिसिस से तोड़ दिया, होमोलिसिस से तोड़ के छोड़ दिया। ये था, ये बनाए, ठीक है, आप लोगों को पता ही है रेजोनेंस पाई बॉन्ड को इधर लेके आए, ये बन गया कैनोनिकल फॉर्म। और अगले ने क्या किया कि पाई बॉन्ड को खाली होमोलिसिस करके छोड़ दिया और बोल रहा है कि ये 3 कैनोनिकल फॉर्म है, इसे कैनोनिकल फॉर्म नहीं मानेंगे। समझ आ रहा? पहला कारण हाईली अनस्टेबल। वेरी गुड। ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी एक्जैक्टली सेम, बट यहां पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, देयरफॉर इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। हियर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हियर ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, रेजोनेंस में बॉन्ड तोड़ के छोड़ देना इज नॉट अ रेजोनेंस। बॉन्ड तोड़ के एक नया बॉन्ड बनाना इज कॉल्ड रेजोनेंस। समझ में आ रहा बात? प्रोबेबिलिटी है ना, इधर पाई बॉन्ड है इधर नहीं है, तो फिर तुम क्या बोलोगे? नहीं, इधर पाई बॉन्ड है इधर नहीं है, एक तरफ से पाई बॉन्ड तोड़ के दूसरा पाई बॉन्ड बनाओ। तो कैनोनिकल फॉर्म उसे बोलेंगे जिसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि कहीं अगर बॉन्ड टूटा है तो कहीं बॉन्ड नया बना है। यह होना मस्ट है। ऐसा अगर नहीं होगा तो उसे हम कैनोनिकल फॉर्म नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? तो इतना कहानी रेजोनेंस का काफी है। अगले में कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन हम लोग फटाफट देख लेंगे, क्योंकि आप लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बनाने आते ही। रेजोनेंस एनर्जी, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट अगले क्लास में।